चलिए हो गया। कितना सवाल हुआ? आज क्वेश्चन टफ है। 25 क्वेश्चन तो है ही। अच्छा, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ही टाइट किए हैं, बस ज्यादा नहीं। ध्यान से देखिएगा कि अगर इसको आप 78 से विभाजित करते इस पूरे टर्म को, तो शेषफल कितना आएगा? कितना आ रहा है? 76। चलिए देख लेते हैं। ये आपका 77 है, 77 पे पावर आपका 77 है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये आपका 77 है, ठीक है, ये 78 है। तो आप कुछ मत कीजिए, 78 से इसके बेस में भाग दे दीजिए। 77 में भाग दीजिएगा, 78 से ज्यादा से कम में भाग दे रहे हैं, तो एक निगेटिव भी ले सकते हैं या पॉजिटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव वाला लीजिएगा तो आपका 77 से शेषफल बच जाएगा, लेकिन 77 पे फिर आपका 77 ही रह जाएगा। तो आप निगेटिव यहां से लीजिए। निगेटिव शेषफल कितना ज्यादा कम है? ये एक कम है, तो -1 आ गया। और 77 में फिर भाग दीजिएगा तो -1 आ जाएगा। आप बताइए, -1 पे पावर ऑड क्या आता है? माइनस आता है, तो -1 होगा। ये भी आपका -1 होगा बटे में 78, यानी -2 बटे 78, यानी -2। माइनस रिमाइंडर होता नहीं है, उसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जिससे भाग दिए हैं माइनस निगेटिव रिमाइंडर को घटा देते हैं। कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें कहां कैलकुलेशन था? अच्छा, आगे है क्या? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, एक कक्षा के विद्यार्थी 2,809 रुपये की राशि दान करते हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर कितना राशि दान करते हैं? 2,809। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये का दान दिया जितना कक्षा में विद्यार्थी, अगर कक्षा में यहां 50 विद्यार्थी है तो हर विद्यार्थी कितना देगा? 50। तो टोटल कितना जमा हो जाएगा उस हिसाब से? 50 गुने 50, 2500। तो क्या हो गया, यहां टोटल धनराशि ही दे दिया, यानी कि 2500 ही दे दिया यहां पर। तो कितना आपका प्रत्येक के द्वारा दान दिया गया, तो उसका क्या किए आप? वर्गमूल निकाल लिए 2500 का, है ना। तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या निकालिए या प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा दी गई राशि निकालिए। उसके लिए क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे। आप बताइए, ये 2809 है, ये किसके किसके बीच में आएगा? किसके स्क्वायर के बीच में आएगा? इतना तो हमको पता है कि 50 का स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है? 2500 होता है। और 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600 होता है। ये स्क्वायर तो कर लीजिएगा, इसी दोनों के बीच में ना ये 2809 है। आप बताइए कि 50 और 60 के बीच में ऐसा कौन सा संख्या है जिसके इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा? 3 7 यानी कि 53 और 57, यही दोनों में से कोई एक वर्ग होगा। 57 तो है नहीं ऑप्शन में, 53 है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहां कैलकुलेशन है? अब बच्चा तरीका से वर्गमूल निकालिएगा तो कैलकुलेशन होगा ही ना। आगे है क्या? अच्छा, बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसी को कैलकुलेशन बोल रहे हैं। ये कितना है? 8.1/4। चलिए ये देखिएगा, 5 दूना 10, 1 11/2 है,
इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 121 बटे में 4 हो जाएगा ना। ये माइनस दीजिएगा, ये भी आपका कितना है 11 बटे में 4 है, तो 121 बटे में 16 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। इस पूरे में भाग दिए हैं आप 4 दूना 8 3 11 बटे 4 से। तो यहां से जब आप कीजिएगा तो एलसीएम आ गया 16, तो ये 4 बार में कटा, 4 से कटा, ये गुना कीजिए, 4 एकम 4 4 दूना 8 484 माइनस 121 है ना। और ये आप गुना जब कीजिएगा भागा को तो 4 बटे 11 हो जाएगा। तो ये घटाइएगा ना, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, सॉरी 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 363 बटे में 16, यही ना है जी, 4 बटे में 11 है ना। 11 से कट जाएगा, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 4 चौके 16, तो 8.1/4। थोड़ा सा तो कैलकुलेशन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाता आपका। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ये कितना आया, पैंसठ 61 आया, हाँ 98 40 देख लेते हैं। हाँ 98 40 आया, 98 40 इसका, ये सही। देखिए ना, ये आप देखिएगा, ये आपका जो श्रेणी है आपका, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हर दो संख्या के बीच का रेशियो समान होता है ना। तो आप यहां से रेशियो देखिएगा तो 3 का स्क्वायर अब बटे में 3 का पावर 1, तो यानी कि ये रेशियो कितना है 3। 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर का रेशियो कितना होगा 3 होगा, यानी कि आर आपका दिया हुआ है 3। तो इस सभी के बीच कितना एन कितना है आपका 8 गो टर्म है, तो 8 हो गया है ना। पहला टर्म को क्या बोलते हैं आप, ए बोलते हैं। ए आपको दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है ना। आप इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बटे में आर माइनस 1, यही ना होता है फॉर्मूला। इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए क्या है आपका 3 है, ठीक है 3 है ए, और आर आपका क्या है 3 है, 3 का पावर 8 माइनस 1 बटे में आर कितना है 3 है, 3 माइनस 1। तो ये आपका 3 का पावर 8 ही आप कैलकुलेशन बोल रहे हैं कि है। तो आप सोचिए ना, 3 का पावर 8 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यही ना है। यानी कि ये आपका क्या है 81 गुना 81 है, यानी कि 81 का स्क्वायर है ये। और 2 अंकों का स्क्वायर निकालने आराम से आता है आपको कि ये आपका बी स्क्वायर है, ये आपका 2ab है, और ये आपका ए स्क्वायर होता है। अगर आपका संख्या यहां पर 81 दिया हुआ है, इसको आप ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो बी स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर, 2ab, तो 2 गुने 8 गुने 1, 8 दूना 16, 16 का 6, बाकी 1 है,
8 का स्क्वायर कितना 64, 64 एक 65, यानी कि ये 65 61 है। तो कितना आसानी से निकल गया, है ना। 65 61 है और उसमें से एक घटा दीजिएगा तो 65 60 हो जाएगा। अब बटा में 2, 2 से कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 1 2 8 16, 0, है ना। इसको 3 से गुना कर दीजिए, 8 तिहाई 24, 3 दूना 6 2 8, 3 तिहाई 9, 98 40, ऑप्शन नंबर सी। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत है, फॉर्मूला याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 8 48 है, यानी कि 8 आपका एचसीएफ है, एलसीएम 48 है। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 2 3, यानी कि संख्या में छोटा कौन है 2 है और बड़ा कौन है 3 है। दो संख्या में से बड़ी संख्या, तो संख्या आपका क्या होता है मौसौ का गुणज होता है। तो मौसौ कितना है 8 है, तो 8 का गुणज बड़ी संख्या यही ना है, कुछ नहीं करना है, 24 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आप देख लीजिए ना, दूसरी संख्या अगर आपका छोटी संख्या क्या होगा 16, 16 24 का एलसीएम 48 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो सीधे अगर अनुपात में दिया हुआ है संख्या तो जो मौसौ होगा उसी का गुना जो होगा आपका, है ना। कितना प्रतिशत 35 15, चलिए देख लेते। आपसे बोला है कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ। अगर अंग्रेजी में उत्तीर्ण 80% हुआ है तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा, फेल 20% हुआ होगा कि नहीं। 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुआ तो 30% हिंदी में आपका फेल हुआ होगा। आपसे बोला है कि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि दोनों विषय में क्या डाटा दिया हुआ है अनुत्तीर्ण का फेल का डाटा दिया हुआ है। तो जिसमें दोनों विषय का डाटा दिया रहे उसी का वेन डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो आपका अनुत्तीर्ण का वेन डायग्राम बनेगा, किसका वेन डायग्राम बनेगा फेल का वेन डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम फेल का बनेगा। तो वेन डायग्राम कैसे करते हैं, हाँ जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसी को पहले भरते हैं। मान लीजिए कि ये इंग्लिश है, ई से डिनोट कर दिए, ये हिंदी है, तो दोनों विषय में 15% आपका अनुत्तीर्ण हो गया, तो यहां पर 15 पुट कर दीजिए। अगर पहला अंग्रेजी में 80% उत्तीर्ण हुआ है तो फेल कितना हुआ है 20%। 20 में आपका 15 आ चुका है तो यहां बचा कितना 5। अब हिंदी का बात कीजिए, 70 उत्तीर्ण हुआ है तो अनुत्तीर्ण कितना 30। 30 में 15 आ चुका है तो यहां कितना बचा 15। आपसे पूछा है केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या, तो केवल एक विषय में अगर केवल हिंदी का बात किया जाए तो 15% छात्र केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण हुआ है, और केवल अंग्रेजी में बात किया जाए तो 5% केवल इंग्लिश में। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 5 + 15 20% आंसर होगा ना। 20% छात्र जो है केवल एक विषय में फेल हुआ है। इसका मतलब यह है कि केवल इंग्लिश में फेल है ये 5, इसका मतलब यह है कि केवल और केवल हिंदी में फेल है ये 15। तो केवल एक विषय का बात किया तो कितना हो गया 15 + 5 20%। देखिए ना वेन डायग्राम में क्या करते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो पहले उसी को फिलअप करते हैं। तो 15% दोनों में फेल है तो पहले 15 को फिल कीजिएगा ना। तो टोटल इंग्लिश में 20% फेल है
20% फेल है टोटल इंग्लिश में। तो ये 15 तो आपका आ चुका है ना इसमें, तो बचा कितना? 5 बचा, तो 20 पुड़ गया ना। आप बताइए हिंदी में आपका टोटल 70% उत्तीर्ण है, तो 30% फेल है आपका। तो 30 में 15 तो आ चुका है आपका इस पार्ट में, तो बचा कितना? 15। इसका मतलब होता है केवल हिंदी में फेल, केवल हिंदी में फेल। और इसका मतलब हुआ केवल अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 15 5 20%। 15 या 5 नहीं, टोटल मिलाकर उस 20 में से कुछ किसी को भी उठा के आप पूछिएगा कौन से विषय में फेल है जी, तो कोई बोलेगा हिंदी में, कोई बोलेगा इंग्लिश में, लेकिन दोनों तो नहीं ना बोलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 20%। चलिए नेक्स्ट करते। कितना? देखिएगा, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में जिसे 88% वोट मिला, वह 684 वोट के बहुमत से चुना जाता है। यानी कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, उस 2 उम्मीदवार में एक विनर है, एक लूजर है। तो विनर जो जीता है उसको कितना प्रतिशत वोट मिला है? 88% वोट मिला है। तो ऑब्वियस है कि लूजर को शेष 12% मिला होगा, क्या कि डाले गए सभी वैलिड वोट है, तो 12%। तो आप बताइए प्रतिशत में दोनों के बीच कितना का अंतर है? 76% का अंतर है। डिफरेंस वोट का प्रतिशत में 76 है, जबकि वोट के हार में कितना का अंतर है? 684 का। आप बताइए ये इसका कितना गुना है? 76 को आप कीजिएगा, 76 नमा 9 हो गया। 1% का वैल्यू 9 है, तो डाले गए सभी वोट 100% 900 है। तो इसी को कैलकुलेशन आप लोग बोलिएगा तो हमें समझ में नहीं आ रहा। एकदम एक नजर में जो बने सवाल उसी को पूरा है। कम से कम 2500 सवाल आपका एक बार कम से कम तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। जो एक अटेम्प्ट में देखते के साथ लगेगा कि हाँ ये बन गया, अपने रेंज का आपको पता होना चाहिए, उसको एकदम बना के रखिए। जो नहीं बना ठीक है, हम डिस्कशन में देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जानने वाला सवाल में स्पीड आपका बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा सवाल है और ये थोड़ा नया भी टाइप का सवाल है ना, बहुत ज्यादा प्रतिशत दे दिया गया। देखिएगा, एक वस्तु जो है किसी निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। अब कितना पर बेचा जाता है यह पता नहीं है, ठीक है। कहता क्या है कि यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता, यानी कि एक्चुअल प्राइस जितना में बेचना था उसके 33.1/3 पर ही बेच दे रहे हैं। तो जरूर है कि जितना में बेचा जाना था उसके 1/3 पर ही आप बेच दे रहे हैं, तो उसको क्या हो गया? हानि हो गया। आप पहले बताइए कि यहां पर 33.1/3% का वैल्यू बताइए, फ्रैक्शन 1/3। इस 1/3 का मतलब समझिए कि अगर उसे 3 में एक्चुअल में बेचना था तो वह 1 में ही बेच दे रहा है। एक्चुअल एसपी उसका 3 था,
एक्चुअल एसपी 3 था तो वह उसे एसपी डैश दे दीजिए, 1 में ही बेच दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि नहीं? उसके बाद उसको 33.1/3% का हानि भी हो गया। तो हानि किस पे होता है? लाभ पे ही ना होगा, हानि सॉरी क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य पर हानि होगा कि नहीं? आप बताइए, 33.1/3% का हानि, ये लॉस का बात किया। तो लॉस का बात किया तो 1/3, यानी कि 3 अगर आपका सीपी है तो 1 के लॉस पर बेच दिए, तो यहां से आपका सीपी हो गया। और ये एक्चुअल एसपी नहीं है, ये आपका एसपी डैश है, तब ना हानि हुआ है। तो एसपी डैश यहां पर कितना हो जाएगा? 3, और ये 1 के लॉस पर बेच रहे हैं तो 2। आप हमें इतने दूर में बताइए कि यहां पर एसपी डैश 1 है, यहां पर एसपी डैश 2 है, दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर यहां पर कीजिए आप। तो इसमें क्या चीज से गुना कीजिएगा? 2 से गुना कर दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा। और यहां तो 2 ऑलरेडी है ही, तो इसमें भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल सीपी एसपी जो है अभी तक मेरा 6 है, अब बेच कितना में रहे हैं? 2 में। इसी कारण से हमें 33.1/3% का हानि हो जाता है। कहता है कि यदि वस्तु को उसके मूल्य के, विक्रय मूल्य के 80% पर बेचे, विक्रय मूल्य का 80%, एक्चुअल विक्रय मूल्य जो है उसका 80% पर बेचे, तो आप बताइए कि 80% का मतलब क्या हुआ? 4/5। अब जरूरी है कि आपका ये 4/5 समझ में आना चाहिए कि उसके मूल विक्रय मूल्य, मूल विक्रय मूल्य का मतलब क्या? रियल एक्चुअल एसपी जो है उसके 80% पे, यानी कि एक्चुअल एसपी आपका ये है, लेकिन बेच किस पे रहे हैं? 4 पर ही बेच दे रहे हैं, है ना? एसपी डैश दे दिए। तो आप बताइए कि यहां से एसपी और एसपी डैश का सॉरी, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यह आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहां से एसपी और एसपी डैश का यहां से क्या रेशियो आ जाएगा? एक्चुअल एसपी आपका कितना है? 5, बेच कितना में रहे हैं? 4। आप हमें यह बताइए, एक्चुअल एसपी आपका है कितना? एक्चुअल में 6, लेकिन आप एक्चुअल एसपी यहां पर ले कितना रहे? 5। तो एक्चुअल एसपी को बराबर कीजिएगा, तो 5 और 6 को बराबर कीजिएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा, है होगा कि नहीं? इसमें भी 5 से गुना कर दीजिएगा, तो 10 हो जाएगा ये। अब इसमें आप अगर 5 30 किए हैं तो यहां भी 30 कीजिएगा ना, है? 6 से गुना किए तो ये 30 हो गया, है ना? और ये आपका 6 से गुना किए तो कितना हो गया? 24। लेकिन अभी 24 में आप बेच रहे हैं, अब यहां 5 से गुना किए हैं, तो इसको इसके बराबर किए थे, तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? और इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो आप बताइए कि यहां पर आप बताइए कि सीपी कितना आपको दिख रहा है और एक्चुअल एसपी कितना दिख रहा है, लेकिन बेच कितना में रहे हैं? तो 15 का चीज आप कितना में बेचे? 24 में बेचे, तो कितना के लाभ पर बेचे? 9 के लाभ पर बेचे, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका? 15। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 20 तिहाई 60% आ गया, है ना? तो ये था मजेदार सवाल आपका, कई बार समझ के उसको बराबर करना, है ना? फाइनली तो आपको सीपी और एसपी ही निकालना था। तो फ्रैक्शन का यही खूबसूरती होता है कि कहीं कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट किया जाए। साढ़े 12%। देखिएगा, 55 वस्तु का अंकित मूल्य 99 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर था। यानी कि 55 वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमपी और 99 वस्तु का क्रय मूल्य 99 वस्तु का क्रय मूल्य ये आपस में बराबर है। यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए 9 बार में और ये 5 बार में। तो यहां से अगर एमपी देखा जाए और सीपी देखा जाए तो ये एमपी 9 है और सीपी कितना है 5। फिर आगे क्या बोला है कि 56 वस्तु का विक्रय मूल्य 56 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 35 वस्तु के अंकित मूल्य के। तो 35 वस्तु का अंकित मूल्य बराबर कर दीजिए। तो ये आपका 7 बचे 35, 7 अठे 56। यहां से अगर एमपी और एसपी का रेशियो अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 5। एमपी यहां पर 9 दिख रहा है, यहां पर 8 दिख रहा है, तो काम चलेगा नहीं। बराबर कीजिए, इसमें 9 से गुना कर दीजिए, इसमें 8 से गुना कर दीजिए, बराबर हो गया ना। तो इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और इसमें 9 से गुना कीजिएगा तो 45 हो जाएगा। आपसे पूछा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि प्रतिशत। आप बताइए कि 40 का चीज आप 45 में बेच रहे हैं, लाभ हो गया ना। लाभ कितने का 5 का। तो यहां से लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य है आपका कितना 40। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 25/2 यानी कि 12.5% है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए नेक्स्ट किया जाए। कितना आया 200। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:7 है। यानी कि सीपी आपका 4 है और एमपी आपका 7 है। 4 है 7 है। कहता है अंकित मूल्य पर 20% का छूट। देखिए छूट जैसे ही किया तो दोनों में आप 100 से गुना कर दीजिए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। दोनों में 100 से गुना कर दिए तो 400 रुपया क्रय मूल्य, 700 रुपया उसके अंकित मूल्य था। 20% का छूट दिए किस पे अंकित मूल्य पर, तो 20% का छूट दे दीजिए। तो आप 140 का छूट दीजिएगा तो ये कितना हो गया 560 हो गया। यानी कि यह ऐप का एसपी है। आपसे क्या पूछा है तो 80 रुपये का लाभ अर्जित करता है। आप बताइए यहां से 400 का चीज 560 में बेचे तो कितना का लाभ अर्जित कर रहा है 160। 160 यूनिट कितने के बराबर 80। ये इसका आधा है कि नहीं, आधा है। आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना माने हैं 400। इसका कितना ले लीजिएगा आधा ले लीजिएगा, है ना 200। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। कोई ऐसा सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको फाउंडेशन में जो आपको पढ़ाए हैं बुक में उससे बाहर है कि नहीं।
सिर्फ डाटा आपका चेंज दिखेगा। तो जो भी चैप्टर में बार बार दिक्कत हो रहा है उस बुक को जाके एकदम बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। 15,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष और शेष को 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 साल के अंत में 3,334 रुपये हैं ब्याज। साधारण ब्याज कितना है टोटल? 3,344। प्रति वर्ष 10% पर कितना पैसा लगाया गया था, यह आपसे पूछा गया। कितना आया है? देखिए 15,000 रुपया। यह भी सवाल आपको एसआई में दिया हुआ है, शायद कल ही हम लोग पढ़े हैं, कल के क्लास में पढ़े हैं एसआई का। 15,000 रुपया को 2 भाग में बांटे, एक को 12%, एक को 10%। ये 10% है और ये 12%। अच्छा पहले ये बताइए 12% में 10% भी मौजूद है कि नहीं? तो यही 2% इस पे दूसरे भाग पर एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। 10% तो दोनों जगह मौजूद है। आप हमें ये बताइए कि 10% अगर दोनों जगह मौजूद है तो 15,000 का 10% एक साल में, तो 2 साल में कितना प्रतिशत? 20%। तो इसका 20% हमें बता दीजिए तो 3,000 आपका एसआई दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में एसआई तो हमको टोटल 3,344 रुपया मिल रहा है। तो 3,344 यानी कि एक्स्ट्रा आपके पास कितना एसआई मिल रहा है? 344 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 344 एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? इस 2% का जो एक साल में एक्स्ट्रा हो रहा है उसी के कारण ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एक साल में 2%, तो 2 साल में कितना प्रतिशत? 4%। तो यानी कि यह 4% के बराबर है। आप बताइए 4% के बराबर 344 है तो 1% के बराबर कितना होगा? 4 अठे 32, 86। इसलिए 100%, 8600 हो गया। यानी कि 12% पे जो आपको राशि लगाए हैं टोटल वह 8600 था। तो शेष राशि आपका 15,000 में से वह 10% पे ही होगा जो कि 6400 होगा। 15,000 हो जाएगा ना, तो 10% पे कितना लगाए आप? 6400 रुपया, है ना। एलिगेशन से भी इसका बन सकता है, लेकिन एलिगेशन से भी ज्यादा तेजी में इससे बन जाएगा आपका। कल का क्लास किए थे? अरे बताए थे ना, ऐसा सवाल था ना, तब वहां दोनों तरीके से बताए थे आपको। एलिगेशन भी बताए थे और ये भी बताए थे, सिर्फ डाटा हमको लगता है चेंज है। तो इसलिए बोलते हैं कि एकदम संपूर्ण आपका पैकेज है वो बुक आपको जो दिया गया। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला सवाल है ये। चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला सवाल है। X रुपये की एक राशि उधार ली गई और इसका 35,280 रुपये के 2 बराबर वार्षिक किस्त में भुगतान किया गया। दो वार्षिक किस्त दिया जा रहा है और दोनों किस्त बराबर बराबर कितने कितने का? 35,280 और 35,280 का, है ना, दोनों किस्त। यदि ब्याज का दर 5% वार्षिक था तो ब्याज का वार्षिक संयोजित था तो x का मूल्य यानी कि उधार ली गई राशि कितनी है ये आपको पता करना है। आप बताइए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 1/20 है। 20 अगर आपका मूलधन है तो किस्त जो होगा आपका, एक आपका ब्याज लग रहा है तो किस्त मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये पहले साल का है। जैसे ही दूसरे साल में आइएगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? स्क्वायर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर हो गया तो किस्त भी स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर होगा।
ये 21 का स्क्वायर हमारा 441 हो जाता है। हमें बोला गया है कि हर एक किस्त बराबर होना चाहिए, तो यहां तो पहला किस्त 21 से दिख रहा है, तो इसमें क्या चीज से गुना कीजिएगा कि 441 हो जाए? 21 से गुना कर दीजिए, 441 हो जाएगा। तो ये जब इसमें 21 से गुना किए हैं तो इसमें भी 21 से गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 420। ये कितना है? 400। आप बताइए प्रत्येक किस्त एक्चुअल में है कितने का? 35,280 का, यानी कि ये 35,280 का है ना। अब यहां से काटकुट करने का कोशिश कीजिए। 35,280 भागा 441 कीजिए। 5 3 8 2 10 8 18 8 9 से कटेगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 8 9 नमा 81, 9 तिहाई 27, 8 9 नमा 81, 1 9 दूना 18, 0 49 से 8 बार में 80 बार में, यानी कि ये इसका 80 गुना है। तो आप बताइए कि टोटल मूलधन कितना है? 420 और 400, यानी कि 820 है, और इसका 80 गुना ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 8 64, 1 65, 65 600 है ना। तो अब इसको कैलकुलेशन बोलिएगा तो इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट किया जाए। कितना आया? 600। चलिए देख लेते हैं। P और Q के आय का अनुपात, ये देखिए P है, ये Q है, इसके आय का अनुपात जो है वह दिया हुआ है कितना? 5:6 दिया हुआ है, यानी कि ये 5:6 आपका है। ठीक है, यदि उसमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपया का बचत करता है, P और Q दोनों एक एक माह में, हर एक माह में 200 रुपया का बचत करता है, और उसके व्यय का जो अनुपात है, यानी खर्च का अनुपात 3:4 है। व्यय बचत कितना है दोनों का? 200 है ना जी। क्या बताए थे? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। 5 चौके 20 हो गया, ये 3 गुने 6 18 हो गया, ये 4 गुना 2 800 हो गया, ये और ये कितना? 600 हो गया। आप बताइए कि इसका अंतर कितना? 2 का। इसका अंतर कितना? 200 का। आप बताइए 2 यूनिट 200 के बराबर, 2 यूनिट 200 के बराबर कितना गुना हो गया? 100 गुना। आपसे क्या पूछा है? Q का आय ज्ञात कीजिए, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो गुना 100 कर दीजिए, 600 रुपया है ना जी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका। तो जब भी आय व्यय दिया रहे, बचत बराबर सेम दिया रहे, सेम या डिफरेंट भी दिया रहेगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बना लिया कीजिए, दोनों का अंतर को इक्वेट कर लीजिए। ये आपका बेसिक से ही आता है ये तरीका। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, एक कंटेनर में 30 लीटर दूध है, जिसमें से 3 लीटर दूध निकाला जाता है। देखिएगा कितना निकाले? 3 निकाले। टोटल कितना में से? 30 में से, यानी कि हर एक बार 1/10 निकाल रहे हैं, यानी कि टोटल 10 लीटर आपका मिश्रण है, उसमें से 1 लीटर दूध निकाल ले रहे हैं, तो शेष कितना बच जा रहा है?
9 बज जा रहा है। अगर हम यहां पर शुरुआत में दूध देखें, शुरू का दूध देखें तो 10 है, और शेष दूध देखें तो कितना? 9 है। 10 में से 1 निकाल लिए। यह प्रक्रिया, और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। जितना लीटर दूध निकाले उतना लीटर पानी मिला दिए, है ना। लेकिन हर बार तो आप दूध ही निकालिएगा। यह प्रक्रिया कैसा, कितनी बार चलाया जाता है? 3 बार। तो तीनों बार तो यही प्रक्रिया होगा। 10 से 9, 10 से 1/10 ही ना निकालिएगा, क्या है कि आप उतना जितना निकाल रहे हैं पानी डाल दे रहे हैं, तो मिश्रण का तो वॉल्यूम उतना ही रह जा रहा है। आप बताइए ना, ये 1000 है और ये आपका 729। तो शेष आपसे पूछा क्या है? कंटेनर में अब पानी और दूध का अंतिम अनुपात। दूध का अंतिम अनुपात तो 729 है ही, और यहां से इसमें से घटा दीजिएगा तो पानी निकल के आ जाएगा। पानी बराबर कितना हो जाएगा? घटा दीजिए। 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 271। कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर। तो कितना आसान सवाल है, एकदम कोई फार्मूला नहीं, एकदम आसानी से रेशियो से बन जाएगा। क्या कि अब देखिए, हर चैप्टर से तो सवाल रहता ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो कल जिस टाइप का दिए हैं आज उससे थोड़ा डिफरेंट दें कि नहीं, है ना। हर टाइप कवर होना चाहिए, तब ना एक अच्छा तैयारी होगा। तो खुद से हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, खुद से क्वेश्चन का सेट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक विद्यालय के 35 गैर शिक्षक स्टाफ, यानी कि जो शिक्षक नहीं है, शिक्षक लिखा है या शिक्षक जो भी है, सहित सभी 40 कर्मचारी का औसत वेतन 4000 है। यानी कि टोटल उस कंपनी में 40 कर्मचारी है। 40 कर्मचारी, 2 तरह का स्टाफ है वहां पर। एक गैर शिक्षक स्टाफ है और बाकी जो रेस्ट 5 बचा होगा वह आपका दूसरे तरह का स्टाफ होगा, अदर स्टाफ होगा, है ना। कहता है कि गैर शिक्षक स्टाफ, यानी कि जो आपका 35 गो है संख्या में, उसका औसत वेतन जो है 4200 है। यानी कि जिसकी संख्या 35 है उसका औसत कितना है? 4200 है। और जिसका संख्या शेष कितना संख्या है? 5 है। टोटल 40 है तो शेष 5 ही ना बचा। ये 5 दूसरे तरह का आपका कर्मचारी है, इसका हमें पता नहीं है कि कितना औसत वेतन है, ठीक है। लेकिन दोनों मिलाकर टोटल 40 कर्मचारी का कितना है? 4000 है। तो जो दोनों मिलाकर है वह आपका यहां पर लिखाएगा कि नहीं? इस तरह से आप एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन में देख पा रहे हैं कि 4000 से यहां पर ज्यादा है, तो इस बार यहां पर कम होगा। तो आप एलिगेशन लगाइएगा तो यहां पर कितना आएगा? 200 आएगा। ये तो पक्का है। तो ये अनुपात जो निकलेगा वह किस चीज का निकलेगा? गैर शिक्षक अनुपात, गैर शिक्षक की संख्या और अदर स्टाफ की संख्या इधर रहेगा। यानी कि दोनों तरह के स्टाफ के संख्या का अनुपात निकलेगा। आप बताइए, ये 5 है, ये 7 है, 5 7, यानी कि 7 और 1 के रेशियो में आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? ये 1 यूनिट आपका 200 के बराबर आ रहा है, यानी कि 200 गुना। तो इधर आप बताइए इसका 200 गुना कितना हो जाएगा? 1400। आप बताइए ना कि क्या चीज में से 4000 घटाएं कि आप 4000 में से क्या घटाएं कि 1400 आ जाए? तो कितना घटाइएगा? 2600 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कि नहीं? तो कितना आ गया? विद्यालय के शेष स्टाफ जो 5 गो है उसका औसत 2600।
तो कहीं ये कैलकुलेशन है क्या जी? ये तो कैलकुलेशन नहीं है। एलिगेशन कितना आसान बना देता है आपके सवाल को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, 40 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि 10 पुरुष समूह छोड़ दें तो 40 में से 10 छोड़ दिया तो कितना बचा? 30 बचा। ये 30 पुरुष कितने दिन में यह काम खत्म कर देंगे? तो x दिन में। x का वैल्यू निकाल लीजिए, 40। ये तो सबका आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, एक टैंक का 1/4 को पाइप ए से 3 घंटा में भर सकता। अच्छा, 1/4 भाग को 3 घंटा में भर सकता है, तो ए अकेला कितना घंटा में भरेगा? 12 घंटा में। 12 घंटा में भरेगा, तो ए अकेला जो है उसको 12 घंटा में भरेगा। बताइए, उस टैंक का 1/3 हिस्सा पाइप बी जो है 2 घंटा में भर सकता है, तो पूरा पाइप बी अकेले कितना देर में भरेगा? 6 घंटा में। यदि दोनों पाइप खोल के रखें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल टैंक का क्षमता 12, एक का एफिशिएंसी, 2 का एफिशिएंसी, तो ए और बी को लगा समय कितना हो जाएगा? 12/3, 4 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। कितना आएगा? 3:40। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक चोर दोपहर 1:30 सॉरी 1:40 एक स्कूटर चुराता है और 54 किलोमीटर की रफ्तार से चलाता है। यानी कि चोरी कितने बजे हुआ? 1:40 पे। चोर कितने के स्पीड से भागा? 54 के स्पीड से भागा। जिसका स्कूटर था उसको चोरी का पता 2:10 पे चला। यानी कि कितना देर के बाद चला? आधा, 20 मिनट इधर 10 मिनट इधर, आधा घंटा के बाद उसको पता ही चला। तब तक तो चोर अपने 54 के स्पीड से आधा घंटा तक भागते रहा होगा कि नहीं? तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? 4 गुना समय, 54 गुना आधा। यानी कि वह 27 किलोमीटर दूर भाग चुका है चोर। तब उस स्कूटर के मालिक को पता चला। मालिक 72 के रफ्तार से चोर को पीछा करने के लिए जाता है। तो अब जो है मालिक भी पीछा कर रहा है और चोर भी भाग रहा है। तो दोनों गतिशील है, तो दोनों गतिशील है, एक ही दिशा में गतिशील है। तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा कि नहीं? तो पहले तो ये पता कीजिए कितने देर के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो चोर 2:10 के बाद ही ना पकड़ा जाएगा, कितने देर के बाद ये पता कीजिए। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना किलोमीटर दूरी पे है चोर? अब 27 के किलोमीटर की दूरी पर है और रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगा। तो 72 में से 54 घट गया तो कितना? 18। ये आपका कितना घंटा हो गया? तो ये 9 दूना 18, 9 तिहाई 27, यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो 2:10 में 1.5 घंटा आप जोड़िएगा तो 2 से 1 घंटा 3 बजेगा और 10 से आधा घंटा 40 हो जाएगा। 3:40 है ना?
चलिए नेक्स्ट करेंगे। कहता है ए और बी के चाल का अनुपात है 3:5। ए और बी के स्पीड का रेशियो जो है वह 3 और 5 का है। ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है, यानी कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, समय होता है यदि दूरी समान हो तो 5 और 3। आप बताइए कि बी की तुलना में ए कितना ज्यादा ले रहा है अनुपात में, 2 ज्यादा ले रहा है, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना ज्यादा, 30। तो ये कितना गुना, 15 गुना। तो एक गंतव्य तक पहुंचने में कितने समय में पहुंचता है, यानी कि यह 5 का 15 गुना ले लीजिए, 75 मिनट में पहुंचेगा। तो यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में, है ना। एक घंटा 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, एक आदमी शांत पानी में 6 किलोमीटर की गति से तैर सकता है, यानी कि आदमी का चाल अगर मान लीजिए x है तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 6, ठीक है। लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना समय लगता है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल तैरने में समय, आदमी की गति क्या है। देखिएगा, एक आदमी शांत जल में x 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तैर सकता है, तो यानी कि आदमी का चाल x है तो वह 6 का मान आ गया। इसका x का वैल्यू कितना है, 6 है। लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरते हैं तो धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। अच्छा ये बताइए कि धारा के अनुकूल जा रहे हैं या प्रतिकूल आ रहे हैं, दूरी तो एक ही लग रहा है, दूरी तो समान है, तो प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय लगता है अनुकूल के। तो दूरी को बराबर कीजिए, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। तो यहां से आप बताइए कि धारा के अनुकूल जाइएगा तो चाल क्या हो जाएगा, आदमी का चाल अब प्लस धारा की चाल, अगुना मान लीजिए कि समय जो लग रहा है आपका t समय लग रहा है, ठीक है। ये बराबर होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। प्रतिकूल आइएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा। तो आप बताइए t से t कट गया कि नहीं, x का मान यहां से आप 6 पुट कर दीजिए तो ये आपका 6 प्लस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 के 18 माइनस 3y। तो आप इधर लेके आ जाइए y को, तो 4y हो गया। अब बराबर इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो ये कितना हो गया, y बराबर 3 आ गया। तो धारा की चाल आपका 3 आ गया। आपसे पूछा है कि धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की गति, अनुकूल जाएगा तो क्या गति हो जाएगा, 6 प्लस 3 का गति हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। सिंपल इक्वेशन पे बिठाना था। चलिए नेक्स्ट करेंगे। यहां से x का मान निकल रहा होगा सबका, देखिए ना, x 2x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x x कट गया, 2 गुने 4 8 माइनस 2x कट गया 3 बराबर 20। आप बताइए 8 में से 3 घट गया कितना, 5, 5 चौके 20, यानी कि इधर आपका 1 बराबर 8x हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 1/8। सिंपल था ये तो, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं।
तो इसलिए फायदा होता है ना कि एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा तो हल्का सवाल एटलीस्ट छूटेगा नहीं आप लोगों से, है कि नहीं? हल्का सवाल नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा कितना डिग्री आया, 19 डिग्री। 4 थीटा न्यून कोण है, ठीक है। कॉट 4 थीटा बराबर 10 थीटा माइनस 5 डिग्री, ये आपस में बराबर है। तो आप ध्यान से देखिए, ये कॉट 4 थीटा है, हम लोग 10 थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख दीजिए ना 90 माइनस थीटा की जगह क्या, थीटा माइनस 5, थीटा माइनस 5, है ना। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाता है, तो दोनों बगल कॉट है तो कॉट को हटा दीजिए, तो फाइनली क्या बच गया, इसका 4 थीटा बच गया इधर, और इसका थीटा क्या है 90 माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस 5, तो ये कितना हो गया, थीटा इधर आएगा तो 5 थीटा, 90 प्लस 5 कितना 95, थीटा का मान कितना 19 आ गया ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। लोग दोनों के एंगल को प्लस करके 90 के बराबर भी कर देते हैं क्या? चलिए नेक्स्ट करें। इसका बताइए, ये तो मौखिक सवाल है। वृक्ष की छाया इसकी लंबाई, बहुत बार आया है, पता नहीं एसएससी रेलवे सब कुछ में पूछा है। वृक्ष की छाया इसकी लंबाई का 1/√3 गुना है। ये वृक्ष है, इसका लंबाई तो यही जमीन पे न पड़ेगा, ये परछाई। अब वृक्ष का लंबाई तो ये है ना, तो ये इसका √3 गुना है, यानी कि ये 1 है तो ये √3 है। तो यहां से यहां तक का कौन पूछा है ये, तो 1/√3 लंब बटा आधार होता है, तो किस में होता है 1/√3, 30 डिग्री में होता है ना। 30 डिग्री 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 1/√3 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। क्या गो होगा, ये तो बताए हैं 4 गो है ना। देखिएगा, 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करता, एक दूसरे के अंदर भी नहीं है, यानी कि एक दूसरे के दूर पर है। और इस पर से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक स्पर्श रेखा ये जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, एक दूसरा स्पर्श रेखा ये 2 गो हो गया, एक तीसरा स्पर्श रेखा ये, एक चौथा स्पर्श रेखा ये, 4 गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, कॉमन टेंजेंट लाइन, है ना, 4 गो। तो बैलेंस सेट था आपका, ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था या बहुत भारी था। स्कोरिंग था, एटलीस्ट कम से कम 17-18 तो जरूर बनेगा नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, सारा एकदम सही हो जाएगा। सप्ताह में चाय के एक बैग का वजन 350 किलोग्राम, 280 किलोग्राम, 340 किलोग्राम, है ना, ये सारा किलोग्राम था। तो परास पूछा है, परास बराबर क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये सब एकदम ध्यान में रखिएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो ये चीज खाली ध्यान में रखिएगा तो आ जाएगा आपका सवाल। तो मैक्सिमम कितना है आपका, मैक्सिमम है आपका 360, 360 ही है ना, और मिनिमम कितना है 270, तो कितना हो गया 90। ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका मंडे को होगा, उनसे लिख लीजिए ना, ये तो सेव हुआ नहीं, ये पीडीएफ है, ये सेव हुआ नहीं। 4 नंबर में लिखा दीजिए जीपी का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला लिखिए, A इंटू
आर टू द पावर एन माइनस वन बटे में आर माइनस वन, ये जीपी का सम होता है, जीपी का सम। तो मंडे को अब नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, रीजनिंग का तो कल होगा ही, रीजनिंग का जैसे चलता चलेगा।